हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं हम, एंड द टॉपिक्स नेम इज इंटरप्लेटर सूट व्हिच हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 88 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यानी कि हम धारा 88 को सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो दिया है इंटरप्लेटर सूट, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इससे करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर है यानी कि ऑर्डर 35 जो इंटरप्लेटर सूट से ऑर्डर 35 को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इंटरप्लेटर सूट को डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। इंटरप्लेटर सूट को अगर हम इंटरप्लेटर सूट की बात करें तो ये सेक्शन 88 में मेंशन है। और सेक्शन पे जाने से पहले लेट्स टेक वन एग्जांपल टू मेक इट मोर इजी। मान लिया ए के पास कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में भी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई मनी है, मनी से रिलेटेड इश्यू है। सेक्शन में इन्होंने डेट को, मनी को, या मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें बताई हैं सेक्शन 88 में। मान लिया ए के बाद कोई प्रॉपर्टी है और वो ये क्लेम नहीं करता कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, वो ये बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, लेकिन सामने से उसके दो बंदे आके क्लेम करते हैं उस प्रॉपर्टी की, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे मिलनी चाहिए। दो लीगल ओनर आके खड़े हो जाते हैं और दोनों अपने आप में क्लेम करते हैं कि प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे मिलनी चाहिए। और एक कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली में प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, और दोनों क्लेमेंट ए से लड़ने लगते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, आप मुझे दीजिए। मान लिया दो बंदे बी और सी हैं, तो ए कंफ्यूज हो जाता है कि बी को प्रॉपर्टी दूं या सी को प्रॉपर्टी दूं, हु इज द लीगल ओनर। और बी और सी आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। ए को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ए तो एग्री है कि आई एम नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, और मुझे इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो तैयार हूं आपको देने के लिए, आप लोग तो डिसाइड कर लो कि प्रॉपर्टी है किसकी। बी और सी से वो ऐसे बोलता है, तो बी और सी आपस में लड़ रहे हैं, बी और सी आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी हमारी है। तो जहां पे दो क्लेमेंट हो जाते हैं किसी प्रॉपर्टी को लेके, और ए जो है, आप इसको यहाँ पे प्लेंटिफ कह सकते हैं, ए कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली प्रॉपर्टी मुझे देनी किसको चाहिए, तो परेशान होके कोर्ट की तरफ जाता है और कोर्ट में एक सूट फाइल करता है जिसको हम इंटरप्लेटर सूट कहते हैं। उस सूट में यही कहता है, मिलॉर्ड मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम रेडी टू गिव दिस प्रॉपर्टी टू द रियल लीगल ओनर, बट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दो क्लेमेंट है मेरे पास, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि लीगल ओनर है कौन। आप ही डिसाइड करो, आप ही मुझे इस परेशानी से निकालिए, आपको जो लगता है सही कि ये लीगल ओनर है उसको आप प्रॉपर्टी दे दीजिए। इस तरीके से सूट फाइल करके वो कोर्ट में कहता है, एक सूट इंस्टीट्यूट करता है, उसको एक्चुअली में हम इंटरप्लेटर सूट कहते हैं। सेक्शन में हम जब देखेंगे तो इसमें यही है कि दो क्लेमेंट हैं, दोनों लड़ाई कर रहे हैं आपस में, उसका उनका प्लेंटिफ से कोई लेना देना नहीं है, प्लेंटिफ से वो नहीं लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। प्लेंटिफ तो यहाँ पे तैयार है देने के लिए प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, या मनी से रिलेटेड इश्यू हो सकता है ना, कि किसी का मनी कोई बाकी था, वो तैयार हो गया देने के लिए, लेकिन क्वेश्चन है कि बी तो था ही ऑलरेडी, सी भी आ गया, सी भी क्लेम करने लगा नहीं ये पैसा मुझे मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, तो दोनों आपस में लड़ाई कुछ इस तरीके से करने लगते हैं। तो ए वहां पे एग्री हो जाता है, ठीक है मैं देने को तैयार हूं, लेकिन आप लोग आपस में तो सुलझा लो कि किसको मैं दूं ये पैसा। तो कुछ इस तरीके से इश्यू होता है इसमें। तो ये पूरा सेक्शन में इन्होंने बताया है। और प्रोविजो जब हम देखेंगे सेक्शन 88 का, प्रोविजो में ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी अगर क्लेमेंट के बीच वो सूट कहीं फाइल हुआ है इस मामले पे, तो फिर उसी सूट में वो मामला सुलझाया जाएगा, फिर इंटरप्लेटर सूट नहीं फाइल किया जाएगा। हो सकता है कि जो क्लेमेंट है आपस में लड़ाई कर रहे हैं वो ऑलरेडी डिस्प्यूट हो उसमें उन दोनों में, और वो ऑलरेडी सूट फाइल कर चुके हो किसी कोर्ट में, तो वो फिर वहीं पे मामला सुलझेगा, फिर इंटरप्लेटर सूट नहीं फाइल किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 88 एंड ऑर्डर 35 को समझते हैं। देयर आर 6 रूल्स इन ऑर्डर 35। रूल 1 में ये कहते हैं कि जब इंटरप्लेटर सूट प्लेंटिफ फाइल करेगा तो इंटरप्लेटर सूट में वो अपार्ट फ्रॉम वो तो पॉइंट मेंशन करेगा जो कि सूट में मेंशन किए जाते हैं, वो सारे पॉइंट मेंशन करेगा। अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स, मैंडेटरी पॉइंट्स, वो कुछ 2-3 पॉइंट और मेंशन करेगा जो रूल 1 में लिखे हैं। वो बोलेगा सूट में कि मैं इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, ये जो क्लेमेंट है इनमें आपस में लड़ाई है, मुझसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो तैयार हूं देने के लिए। ये सब भी पॉइंट्स वो रूल में मेंशन करेगा। और भी मेंशन करेगा कि मेरे यानी कि देयर इज नो कोलिजन बिटवीन मी एंड द क्लेमेंट, यानी कि प्लेंटिफ और क्लेमेंट के बीच में मिलॉर्ड कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो तैयार हूं प्रॉपर्टी को देने के लिए। ये वो पॉइंट मेंशन करेगा सूट में। ये भी बोलेगा कि जो क्लेमेंट है वो सिविली क्लेम कर रहे हैं
यानी कि आपस में आके एक साथ आके क्लेम नहीं कर रहे हैं, वो सिविली क्लेम कर रहे हैं। जो क्लेम्स उनके द्वारा लगाया गया है, क्लेमेंट यानी कि बी और सी जो क्लेम कर रहे हैं वो सिविली कर रहे हैं। बी अलग क्लेम कर रहा है और सी अलग क्लेम कर रहा है मुझसे, और मैं कंफ्यूज हूं कि मैं प्रॉपर्टी या मनी किसको दूं। तो आप ही डिसाइड करो मिला, और मुझे इस परेशानी से निकालिए। कुछ इस तरीके से सूट में वो फाइल करके देता है, जिसको हम इंटरप्लेटर सूट कहते हैं। रूल 2 की अगर हम बात करें तो रूल 2 में ये कहते हैं कि अगर वो मनी या प्रॉपर्टी कोर्ट में डिपॉजिट करने लायक है तो वो प्लेंटिफ लाके जमा करेगा। जैसे मान लिया, हो सकता है मोबाइल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हो सकता है कार से रिलेटेड इश्यू हो, तो जब वो ऐसी चीज है कि जिसे आप कोर्ट में जमा करवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं, सो यू विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सच प्रॉपर्टी इन द कोर्ट। अगर वो जमा करवाने लायक है, अगर वो प्रॉपर्टी है तो आप उठा के कोर्ट में थोड़ी लाओगे। अगर वो पैसा है, मनी से रिलेटेड इश्यू है, तो भी आप उसको सबमिट करोगे, डिपॉजिट करोगे कोर्ट में। ये प्लेंटिफ के ऊपर लायबिलिटी है, रूल 2 में दिया गया। रूल 3 की अगर हम बात करें तो रूल 3 में ये कहते हैं कि जहां पे डिफेंडेंट्स, इंटरप्लेटर सूट में जो डिफेंडेंट होता है वो ऑलरेडी कहीं पे और सूट फाइल किया था प्लेंटिफ के अगेंस्ट में किसी और कोर्ट में, यानी कि दोनों लड़ाई कर रहे थे, प्लेंटिफ से हो सकता है लड़ाई हो गई हो, प्लेंटिफ तैयार ना हो देने के लिए, तो लड़ाई हो गई हो, तो इस वजह से डिफेंडेंट्स ने जाके सूट फाइल कर दिया हो पहले, और ये अब प्लेंटिफ आके इंटरप्लेटर सूट फाइल कर रहा है। तो वहां पे उस कोर्ट में, जिस कोर्ट में डिफेंडेंट्स यानी कि दोनों क्लेमेंट्स ने फाइल किया होगा, या दोनों में से कोई एक डिफेंडेंट ने या क्लेमेंट ने फाइल किया है सूट, तो क्या होगा जब इंटरप्लेटर सूट फाइल करेगा ए, तो इंटरप्लेटर सूट जहां पे फाइल किया जाएगा तो वो कोर्ट उस कोर्ट को, यानी कि जिस कोर्ट में डिफेंडेंट ने सूट फाइल किया था, उसको बोलेगी कि आप स्टे कर दीजिए इस सूट को, इस मामले को स्टे कर दीजिए, हमारे यहाँ प्लेंटिफ ने इंटरप्लेटर सूट फाइल किया है, और इसमें तो ये तो बोल रहा है कि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रॉपर्टी में, ये तो तैयार है डिपेंडेंट को देने के लिए, तो आप उस चीज को स्टे कर दो, हम इस चीज को देख लेंगे, यहाँ पे इंटरप्लेटर सूट इसने फाइल किया है, हम इसमें देख लेंगे। सो जस्ट टू अवॉइड द डबल लिटिगेशन ये प्रोविजन लाया गया, यानी कि हो सकता है कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के अगेंस्ट में सूट फाइल करे तो उसको स्टे कर दिया जाएगा, वो नहीं सुनवाई होगी उसकी। ये जो इंटरप्लेटर सूट फाइल किया है प्लेंटिफ ने, उसको सुना जाएगा, उसको प्रोसीड किया जाएगा। ये रूल 3 में इन्होंने बताया है। रूल 4 की अगर मैं बात करूं तो रूल 4 और रूल 6 को एक साथ पढ़िएगा, क्योंकि एक साथ को रिलेटेड है। रूल 4 में एक सिंपल सा ये कह रहे हैं कि एट द फर्स्ट हियरिंग कोर्ट अगर चाहे तो प्लेंटिफ को डिसमिस कर देगी कोर्ट के, ठीक है भाई जाओ, आपसे नहीं मतलब है, आप तो तैयार ना प्रॉपर्टी देने के लिए, आप जाओ। अब ये मामला जो है डिफेंडेंट के बीच में चलेगा, वो जो क्लेमेंट्स है दोनों बी एंड सी के बीच में चलेगा, अगर कोर्ट को लगता है तो। अदरवाइज अगर कोर्ट को लगता है कि जस्ट फॉर जस्टिस एंड कन्वीनियंस इसको भी रोक के रखना चाहिए, तो वहां पे फिर प्लेंटिफ भी रहेगा, प्लेंटिफ भी पार्टी रहेगा, उसको भी सुना जाएगा। अदरवाइज उसमें फर्स्ट हियरिंग में क्या होगा कि प्लेंटिफ का तो लेना देना है नहीं केस में, वो तो ये कहेगा कि मैं तो इसमें प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको भेज दिया जाएगा, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, और केस से वो निकल जाएगा बाहर। अगर रूल 5 की हम बात करें, और अब इसी तरीके से रूल 4 और रूल 6, रूल 6 में बस इतना कहते हैं कि जो प्लेंटिफ के कॉस्ट होंगे वो कोर्ट उसको दिलवाएगी, यानी कि जो ओरिजिनल प्लेंटिफ है और जो भी उसने खर्चे किए हैं एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरप्लेटर सूट, और जो भी उसने मेंटेनेंस चार्ज उसके गए हैं उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में, वो उसको चार्ज दिए जाएंगे उस प्लेंटिफ को। बस उसका उतना ही कंसर्न रहता है एक्चुअली प्लेंटिफ का। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका कोई प्रॉपर्टी में ना ही इंटरेस्ट है, ना किसी और चीज में इंटरेस्ट है। और रूल 5 की अगर हम बात करें, रूल 5 में ये एक्सेप्शन बताते हैं, यानी कि इंटरप्लेटर सूट कहां पे आप फाइल नहीं कर सकते। इन्होंने 2 एक्सेप्शन दिया है, पहला इन्होंने एजेंट का एग्जांपल लिया है, दूसरा इन्होंने एजेंट का, यानी कि मान लिया एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है तो वहां पे इंटरप्लेटर सूट नहीं फाइल किया जा सकता। टेनेंट का रिलेशनशिप है, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड से रिलेटेड इश्यू है, तो वहां पे इंटरप्लेटर सूट नहीं फाइल किया जा सकता। लेट्स टेक वन एग्जांपल। मान लिया एक मिस्टर ए है, वो जो रेंट पे रह रहे हैं, प्रॉपर्टी एक रेंट पे रह रहे हैं वो, अब उनको किराया देना था मिस्टर बी, यानी कि लेट्स से मिस्टर बी इज द लैंडलॉर्ड ऑफ मिस्टर ए। अब ए को बी को तो पैसे देने थे, उन्होंने रेंट एग्रीमेंट किया होगा कि इतना महीना हम देंगे आपको, तो ए बी को पैसे देता है, लेकिन 2-3 महीने बाद एक सी उठ के चले जाते हैं और कहते हैं मैं लैंडलॉर्ड हूँ इस प्रॉपर्टी का, मुझे रेंट मिलना चाहिए, आप मुझे रेंट दिया करो। तो ए कंफ्यूज हो जाता है कि मैं, मेरा लैंडलॉर्ड एक्चुअली है, तो मैं तो जब रेंट एग्जीक्यूट किया था तो ए था लैंडलॉर्ड, अभी मुझसे सी भी सॉरी बी था लैंडलॉर्ड, अभी मुझसे सी भी आके मांगने लगा, सी बोल रहा मैं लैंडलॉर्ड हूँ। तो ये नहीं कि टेनेंट चला जाएगा फिर कंफ्यूज हो जाएगा, फिर उठ के चला जाएगा कोर्ट में, इंटरप्लेटर सूट फाइल कर देगा, यहाँ पे बार है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे तो कंफ्यूजन है नहीं, यहाँ पे तो ए उसको पे करेगा जिसके साथ उसका रेंट एग्रीमेंट हुआ था, सिंपल सी बात है, वो अपना ए को ही लैंडलॉर्ड मानेगा।
कल को कोई भी आता है क्लेम करता है प्रॉपर्टी मेरी है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मुझे रेंट चाहिए, नहीं, एज ए टेनेंट यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लेटर सूट। इन द सेम वे अगर आप एजेंट हैं, प्रिंसिपल हैं, उसके बीच कंफ्यूजन होता है तो एजेंट को भी बार किया गया है, वहां पे भी आप इंटरप्लेटर सूट नहीं फाइल कर सकते। यानी कि अगर हम इलिस्ट्रेशन की बात करें जो कि रूल 5 में दिया है, ये कहते हैं कि ए डिपोजिट ए बॉक्स ऑफ ज्वेल्स विद बी एज एजेंट। ए ने कुछ बॉक्स दिया, ज्वेल बॉक्स दिया, ज्वेलरी का बॉक्स दिया बी को, बी एक्चुअली ए का एजेंट था। सी alleges that the jewels were wrongfully obtained from him by A। अब एक सी था, वो कहता है कि ए ने गलत तरीके से ये बॉक्स, ज्वेल का बॉक्स मुझसे ले लिया था, एंड क्लेम्स देम फ्रॉम बी, और बी से वो मांगता है, बी से कहता है कि तुम्हारा जो प्रिंसिपल है ना वो गलत तरीके से मुझसे ले लिया था, सी कहता है बी से। तो अब बी कंफ्यूज हो जाता है, बी कहता है नहीं मुझे तो ए ने, हमारे प्रिंसिपल है, मैं उनका एजेंट हूँ, मुझे तो उन्होंने दिया था डिपोजिट रखने के लिए, मैं आपको नहीं दूंगा। तो यहाँ पे बी कंफ्यूज हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बी चला जाएगा इंटरप्लेटर सूट फाइल कर देगा। तो एजेंट और टेनेंट पे इंटरप्लेटर सूट बार है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये इंटरप्लेटर सूट नहीं फाइल कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्लेटर सूट, सेक्शन 88 एंड ऑर्डर 35 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियोज as much as possible. Thanks for giving your precious time.